हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। साथियों, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए जो सीरीज चल रही है, हमारे पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। और इस सीरीज में ये हमारा 11वां वीडियो है। इसकी प्लेलिस्ट कंप्लीट मैंने आपकी बना दी है, तो आप वहां से जाकर वीडियोस को देख भी सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म बायोडायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को सुने। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन है आपके पास न्यूटन, वॉल्टर जी रोसेन, वॉटसन, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी जो शब्द है यानी कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था वॉल्टर जी रोसेन के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, वाल्टर जी रोसेन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित करती है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, हमेशा क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ा करें, उसके बाद ऑप्शन को पढ़ें, तब आप जाकर आंसर लगाना है आपको। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी चीज में। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव, बिजली, महासागर, बारिश। तो वही नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित करती है बिजली, यानी कि आपकी लाइटनिंग। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। वह घटना जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित करती है विशेष रूप से नाइट्रोजन चक्र के दौरान, तो वो कहलाती है बिजली गिरना कहलाती है। ठीक है, बिजली के तूफान के दौरान बिजली के वोल्टों से उत्पन्न अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसे मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है, यानी कि ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम जिसे किसने बनाया है, ह्यूमन मेड है, यानी कि मानव ने बनाया है। ठीक है, तो पहाड़ों को बनाया है क्या मानव ने, नहीं। महासागरों को बनाया है, नहीं। नदियों को बनाया है, नहीं। लेकिन फसल क्षेत्र की बात करें, खेतों की बात करें, तो ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, मानवों के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है, कई बार परीक्षाओं में ये देखने को भी मिला है। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को आप याद रखें। ये प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन ये कैसे हैं, आर्टिफिशियल है, मतलब ह्यूमन ने बनाए हैं, मानव ने बनाए हैं। ठीक है, तो मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र जिसे क्या कहा जाता है, कृत्रिम भी कहा जाता है, जिसे मानव जनित पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो किसी भी नाम से पूछ ले, मानव निर्मित पूछ ले, मानव जनित कह दे या कृत्रिम कह दे, एक ही बात है। ठीक है, और मनुष्यों द्वारा निर्मित यह ऐसी प्रणाली है जैसे कि फसल क्षेत्र हो गया आपका, ठीक है, उद्यान हो गए आपके, और मछली घर हो गया, तो एक्वेरियम जिसे कहते हैं, तो ये किसने बनाए हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। याद रखें इसे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन है वनोन्मूलन यानी कि डिफोरेस्टेशन, जीवाश्म ईंधन का जलना, जनसंख्या में वृद्धि, भारी बारिश। तो भारी बारिश जो है वो ग्रीन हाउस गैसों में किसी भी प्रकार की कोई भी वृद्धि नहीं करती है। अगला है, निम्नलिखित में से यानी कि इनमें से कौन राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिबंधित गतिविधि नहीं है, यानी कि कैसा है, रिस्ट्रक्टेड, मतलब जिस पर रोक हो ऐसी गतिविधि नहीं है। वृक्षारोपण, चराई, अवैध शिकार और फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी जो है वो कैसी है, रिस्ट्रक्टेड नहीं है। आप राष्ट्रीय उद्यानों में जाकर फोटोग्राफी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इसने वृक्षारोपण भी दिया है, जो कि होना चाहिए। वृक्षारोपण तो हम कर सकते हैं, प्लांटेशन किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान है, एक रिजर्व एरिया होता है, संरक्षित होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इसने इसको आंसर ना माना हो। लेकिन ये भी जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, अगला है, एक शिक्षक के रूप में आपको विभिन्न शिक्षण अधिगम विधियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब आप कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो आपसे तरह तरह के टीचिंग मेथड्स यूज करने के लिए कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग बच्चों की अधिगम की शैली के लिए अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं।
क्योंकि बच्चे ऐसी ही मांग करते हैं, क्योंकि यह हमारा कानून कहता है, क्योंकि सभी बच्चों को वरीयता समान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पहला वाला, क्योंकि अलग-अलग बच्चों की अधिगम की शैली अलग-अलग प्राथमिकताएं होती हैं। हर कोई बच्चा एक दूसरे से कैसा है, भिन्न-भिन्न है, ठीक है? और सभी की जो लर्निंग की जो स्किल है वो कैसी है, अलग-अलग है। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीमे सीखता है, कोई किसी तरीके से सीखता है, तो कोई किसी तरीके से सीखता है। इसलिए आपको अलग-अलग तरह के टीचिंग मेथड यूज करने होते हैं। अगला है, हर चर्चा लक्ष्योन्मुखी होती है। एक शिक्षक के दृष्टिकोण से इस कथन का अर्थ है, छात्रों से चर्चा करके कक्षा का रिपोर्ट कार्ड बनाएं। इसका शैक्षिक उद्देश्य विषय से जुड़ा हुआ है। छात्र की राय का अनादर करना, प्रतिभागियों से चर्चा करके उन्हें अंक देना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका शैक्षिक उद्देश्य विषय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या है शैक्षिक उद्देश्य? विषय से जुड़ा हुआ है। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसमें कृषि के सकल मूल्य वर्धित जीवीए में बागवानी क्षेत्र का योगदान कितना है? ठीक है, 33%, 14%, 55% और 86%। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के सकल मूल्य वर्धित यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में जो हॉर्टिकल्चर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो है आपका 33%। कितना है? 33%। अगला है, किस विकेट कीपर ने अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में यानी कि ओडीआईज में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले यानी कि डिसमिसल विकेट कीपर है? ठीक है, तो करंट के भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इसमें। जनरली हम देख रहे हैं, ये हमारी सीरीज चल रही है और इसमें 11वां वीडियो है। तो करंट के बहुत सारे क्वेश्चन, स्पोर्ट से भी क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं ईवीएस के अंदर। ठीक है, तो स्पोर्ट्स को भी आपको पढ़ के चलना है। आंसर है, ऑप्शन है इसके एम एस धोनी, एडम गिलक्रिस्ट, कुमार संगकारा और मार्क पाउचर। तो सबसे ज्यादा ओडीआईज में डिसमिसल जो किए हैं वो किए हैं कुमार संगकारा ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय बीज नीति 2002 के अंतर्गत उपस्थित नहीं है? विविधता विकास, पौधों की विविधता संरक्षण, बीज उत्पादन, बीज अध्ययन। तो राष्ट्रीय बीज नीति 2002 के अंतर्गत सीड स्टडी यानी कि बीज अध्ययन नहीं है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है, नॉट पूछा गया है। तो याद रखें, जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं उनको विशेषता अच्छे से पढ़ा करें आप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से अपने ऊपरी हिस्से में कार्बनिक पदार्थों से बनी है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से अपने ऊपरी हिस्से में कार्बनिक पदार्थों से बनी है? जेलीसोल्स, हिस्टोसोल्स, एंडीसोल्स और स्पोडोसोल्स। तो हिस्टो हिस्टोसोल्स जो होती है वो क्या है आपकी, ऊपरी हिस्सा इसका कार्बनिक पदार्थों से बना होता है। मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ से बनी मिट्टी का ऊपरी भाग हिस्टोसॉल्स होता है। क्या होता है? हिस्टोसॉल्स होता है, जैसे पीट मिट्टी या कार्बनिक मिट्टी भी कहा जाता है। अगला है, चीन किस वर्ष मंगल ग्रह पर अपना पहला मानव युक्त मिशन भेजने की योजना बना रहा है? यानी कि देखिए चीन कितना आगे की सोच रहा है, मंगल ग्रह पे मानव से, मतलब जिसमें क्या जाएगा, ह्यूमन भी जाएगा, मानव युक्त मिशन भेजने की योजना बना रहा है। 2033, 2087, 2022, 2025। तो मंगल ग्रह पर जो इसकी यान भेजने की जो प्लानिंग है वो है 2033 की। कब की है? 2033 की। चीन का लक्ष्य 2033 में मंगल ग्रह पर अपना पहला मानव युक्त मिशन भेजना है, जिसके तहत नियमित अनुवर्ती उड़ानें और अंततः मंगल ग्रह पर एक स्थायी निवास स्थल बनाने की योजना है। मतलब मंगल ग्रह से आना जाना लगा रहे, लोग वहां पर रहने लग जाएं, एक स्थायी निवास स्थल बनाने की योजना इसकी चल रही है। चीन बहुत आगे है और बहुत आगे की सोच रहा है। आप देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सबसे पहले भारत में चलाया गया था? ऑप्शन है साइट। साइट के बारे में हम पहले की जो हमारी पिछली वीडियोस जो हो चुकी हैं अब तक 10 वीडियो, उनमें साइट की चर्चा भी हुई थी, हमने विस्तृत में वहां चर्चा भी की थी। तो इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि सभी वीडियो को आप देखा करें सीक्वेंस से। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछली वीडियो में डिस्कस हो गए हैं। ठीक है, तो डिटेल्स में हम हर क्वेश्चन को कोशिश करते हैं कि समझाने की आपको। तो कौन सा कार्यक्रम सबसे पहले भारत में चलाया गया? साइट फुल फॉर्म दी है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। अगला है स्टेप, केसीपी और इनसेट।
ठीक है। तो सबसे पहले भारत में जो चलाया गया वो साइट चलाया गया। ठीक है, उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविजन परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, इसरो को विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंतर्गत किस वर्ष लाया गया? 1970, 1972, 1975 और 1978। तो इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंतर्गत 1972 में लाया गया। कब लाया गया? 1972 में लाया गया। ठीक है। इसरो की बात कर चुके हैं हम, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा चलिए, आप कमेंट के माध्यम से मुझे ये और बताना, मैंने इसको आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है कि इसरो की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे ये बताया करो। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? कहते हैं आयोडाइज्ड साल्ट अगर आपको खाना है तो इससे कौन सी बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? बेरी बेरी, रिकेट्स, गलगंड, घेंगा रोग जैसे कहते हैं, और स्कर्वी। तो इसकी वजह से गलगंड जैसे कहते हैं, घेंगा रोग जो होता है, इसके लिए क्या है? आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। लेड, ठीक है, लेड क्रोमेट सामान्यतः किसमें मिलावट के रूप में पाया जाता है? पानी में, शीतल पेय में, हल्दी में, तेल में। तो लेड क्रोमेट जो होता है मोस्टली पीले जो पदार्थ होते हैं जैसे कि हल्दी, इनमें पाया जाता है। ठीक है। और लेड क्रोमेट एक अवैध रासायनिक यौगिक है जो हल्दी और अन्य पीले मसालों में पाया जाता है। यह एक विषैला, कैंसरकारी, चमकीला पीला पाउडर है जो पानी में ठीक से घुलनशील नहीं होता है। अगला है अल नीनो। अल नीनो की उपस्थिति एक की ओर ले जाती है समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि, समुद्र की सतह के तापमान में कमी, समुद्र की सतह के तापमान को प्रभावित नहीं करता है, और क्षेत्र में व्यापार हवा बढ़ाता है। अल नीनो किसकी ओर ले जाता है, मतलब द प्रेजेंस ऑफ द अल नीनो लीड्स टू। अल नीनो होगा तो क्या होगा? तो समुद्र की सतह के तापमान में क्या होगी? वृद्धि होती है। ठीक है, इसका आपका आंसर हो जाएगा। और जो व्यापारिक हवाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। अगला है फ्लोराइड। फ्लोराइड प्रदूषण में फ्लोरोसिस का कारण बनता है। फेफड़े, दिल, दांत और किडनी। तो फ्लोराइड प्रदूषण में फ्लोरोसिस का कारण बनता है दांत यानी कि टीथ, और मोस्टली हमारी बोन्स हड्डियों को भी क्या करता है? संक्रमित करता है। फ्लोराइड प्रदूषण विशेष रूप से दूषित जल स्रोतों से फ्लोरोसिस नामक स्थिति पैदा कर सकता है, जो कि दांत और कंकाल संबंधी असामान्यताओं की विशेषता है। विशेष रूप से अत्यधिक फ्लोराइड स्तर के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों में, मतलब जो जिन लोगों में ज्यादा फ्लोराइड स्तर देखा जाता है उनमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अगला है, बालों की खराब स्वच्छता से रूसी और त्वचा में संक्रमण हो सकता है। सेल्यूलाइटिस, फूरू नखलस, टीनिया कैपिटस, एरिसिपेलस। तो बालों में खराब हो जाते हैं, मतलब जो रूसी और त्वचा जो होती है इससे क्या हो जाता है? बालों में मतलब संक्रमण होने के चांसेस रहते हैं, वो रहते हैं टीनिया कैपिटस। कौन सा? टीनिया कैपिटस। टीनिया कैपिटस, जिसे सिर का दाद भी कहा जाता है, एक फंगल संक्रमण है जो कि सिर और बालों को प्रभावित करता है, जिससे खुजली, पपड़ीदार और संभावित रूप से गंजे धब्बे हो जाते हैं, और यह विशेष रूप से बच्चों में अत्यधिक संक्रामक है। अगला है, शैवाल की वृद्धि को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? क्लोरोनीकरण द्वारा, वायु संचारण द्वारा, निस्यंदन द्वारा और ब्लीचिंग द्वारा। तो शैवाल की वृद्धि जो है वो क्लोरोनाइनेशन के द्वारा यानी क्लोरोनीकरण के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। अगला है, परंपरावादी हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार था? यानी कि जो पहले से जो परिवार चले आ रहे थे वो किस तरीके के थे? संयुक्त परिवार, विघटित परिवार, विस्तृत परिवार और सामान्य परिवार। तो पहले सामान्यतः देखने को हमें कौन से मिलते थे? संयुक्त परिवार देखने को मिलते थे, यानी कि ज्वाइंट फैमिली हमें देखने को मिलती थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे जैसे आधुनिकीकरण होता गया, वैसे वैसे संयुक्त परिवारों की जगह न्यूक्लियर फैमिली होने लगी, यानी कि एकल परिवार का रूप लेने लगा। तो आजकल जो सामान्यतः देखने को मिलते हैं वो एकल परिवार देखने को मिलते हैं। एकल परिवार में केवल पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते हैं, और संयुक्त परिवार था जिसमें दादा दादी और उसके माता पिता, जितने भी भाई हैं, चाचा ताऊ ताई बुआ, बहुत परिवार के जितने भी संयुक्त सदस्य थे सभी एक ही परिवार में देखने को मिलते थे। तो ये ज्वाइंट फैमिली कहलाती थी, संयुक्त परिवार कहलाता था। लेकिन वर्तमान जो स्वरूप है परिवारों का वो कैसा है? एकल परिवार है। ठीक है। तो
अगला क्वेश्चन है, हमारे देश का ठंडा मरुस्थल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, कोल्ड डेजर्ट कहलाने वाला स्थान कौन सा है? लेह, लद्दाख, कश्मीर और मनाली। तो लद्दाख को ठंडा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। भारत का ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है, जो हिमालय में स्थित एक क्षेत्र है, जो उच्च ऊंचाई, शुष्क परिस्थितियों और अत्यधिक ठंडे तापमान के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए, ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। वीडियो को आप सभी लाइक किया करो, ठीक है, और बाकी के जो भी साथी चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उनके साथ चैनल को शेयर भी करें आप सभी। और बहुत जल्द बहुत सी चीजें आपके लिए हैं जो कि लाई जा रही हैं। टेस्ट सीरीज का भी प्लान है, कुछ दिनों में आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।